डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी सेना ने की हॉर्मुज की नाकेबंदी। ट्रंप बोले अब किसी जहाज को नहीं आने देंगे। ईरान हॉर्मुज पार करने वाले चुनिंदा जहाजों से ईरान करेगा वसूली। 18 करोड़ देना होगा टोल। एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन। विधानसभा में की गई घोषणाओं पर 16 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट। क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और एआई हब पर पहल। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर। उमर खालिद ने दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में जमानत से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट को दी चुनौती। आदेश की समीक्षा के लिए की समीक्षा याचिका दायर। खुली अदालत में सुनवाई की भी है मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और कड़ा करते हुए चुनिंदा जहाजों पर $20 लाख का ट्रांजिट शुल्क लागू कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटों में जलमार्ग पूरी तरह खोलने की चेतावनी दी थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट किया है कि ये जलडमरू मध्य विरोधियों को छोड़कर सभी के लिए खुला रहेगा। ईरानी सांसदों के अनुसार ये फैसला क्षेत्र में नए संप्रभु नियंत्रण का संकेत है। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिकी मांगों के आगे झुकना ही होगा और अमेरिका परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देगा। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में हुई 21 घंटे लंबी वार्ता भी बेनतीजा रही। इस बीच पाकिस्तान ने युद्ध विराम बनाए रखने और मध्यस्थता की पेशकश की है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। असम चुनाव के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बजट सत्र में की गई घोषणाओं को तेजी से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री के संबोधन में घोषित योजनाओं पर तय समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जाए। सरकार ने 16 अप्रैल तक हर हाल में प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और एआई हब पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मैया बलवान और मैया उद्यमी योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 करोड़ रुपए तक का आसान ऋण मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। पनवेल महाराष्ट्र राज्य भर में ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं के खिलाफ चालकों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है, जहां 5 चालकों ने पुणे से मुंबई तक पदयात्रा शुरू कर विरोध दर्ज कराया है। ये पदयात्रा पुणे आरटीओ कार्यालय से शुरू होकर मुंबई के परिवहन आयुक्तालय तक जाएगी, जिसका उद्देश्य सरकार का ध्यान समस्याओं की ओर खींचना है। इस आंदोलन में वैभव भेगड़े, सागर सबकाल, संतोष दुर्गे, परमेश्वर गोंगे और अजय ढोणे शामिल हैं, जिन्हें रास्ते में अन्य चालकों का समर्थन भी मिल रहा है। चालकों का आरोप है कि राज्य में अवैध बाइक टैक्सी सेवाएं धड़ल्ले से चल रही हैं और तय किराए का पालन नहीं हो रहा है। कंपनियों पर नियंत्रण की कमी और नियमों के उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई चालकों पर ही होती है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि गलत नीतियों से यात्रियों और चालकों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं। आंदोलन के जरिए उन्होंने सरकार से सख्त नियम लागू करने और कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने 6 लोगों की जान ले ली, जहां धौलाना गुलावटी हाईवे पर बारातियों से भरी बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुआ, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी ज्ञानंजय सिंह के अनुसार बस में कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें से 6 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। एक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसे बस चालक माना जा रहा है। शादी समारोह से लौट रही बस इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा श्रमिकों का प्रदर्शन सोमवार को हिंसक रूप ले गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और जमकर तोड़फोड़ व आगजनी की। गुस्साए श्रमिकों ने सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया और कई इमारतों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे पहले नोएडा प्राधिकरण ने श्रमिकों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। प्रशासन का कहना है कि नई श्रम संहिताओं के तहत न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, समान वेतन और ओवरटाइम पर 2 गुना भुगतान जैसे प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा जैसे ईपीएफ, ईएसआई और ग्रेजुएटी के लाभ भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। बावजूद इसके श्रमिकों का आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है और स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में शुक्रवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब रॉन्ग साइड एंट्री को लेकर गार्ड और एक रेजिडेंट के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते कहासुनी, धक्का मुक्की और फिर मारपीट तक पहुंच गई। बीच बचाव करने आई एक महिला के साथ भी बदसलूकी और मारपीट की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला को भीड़ के बीच फंसा हुआ देखा जा सकता है, जहां उसके साथ हाथापाई की जा रही है। मामला सामने आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना बिसरख थाना क्षेत्र की आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंग्सवुड सोसाइटी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उमर खालिद ने दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में जमानत से इनकार करने वाले 5 जनवरी के आदेश की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। मामला बुधवार को सूचीबद्ध है। उन्होंने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी की है। नियमों के मुताबिक पुनर्विचार याचिका पर जज चैम्बर ने विचार करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई है कि इस पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की जाए। दरअसल दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने 5 जनवरी के उस आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां 5 बच्चे नहाते समय अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घटना उसहैद थाना क्षेत्र के खजूरा नगला पुख्ता गांव की है, जहां चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय गोताखोरों ने साहस दिखाते हुए सिंकू और विकास को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अखिलेश को जब तक बाहर लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे में केशव और उसका छोटा भाई पिंटू अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए हैं और हर किसी की नजर लापता बच्चों की तलाश पर टिकी हुई है। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अधिवक्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने घटना के महज 15 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को भी मुठभेड़ के बाद दबोच लिया था। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। ये पूरी घटना कटरा कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। वारदात के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की थी। अब एक और आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है। मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां दिल्ली से बिहार जा रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा थाना नौजील क्षेत्र में माइलस्टोन
76 के पास हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और चालक संतुलन खो बैठा, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि रात की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौझील में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और प्रशासन घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। हरदोई जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां तड़ियावा थाना क्षेत्र के रसूलापुर के पास नहर में नहाने गए प्रशिक्षणरत सिपाही गौरव उर्फ राजन की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौरव अपने 3 पुलिस साथियों और 3 स्थानीय लोगों के साथ नहर में स्नान करने गया था। तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वो गहरे पानी में चला गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी प्रयासों के बावजूद खबर लिखे जाने तक शव बरामद नहीं हो सका था। इस हादसे से पुलिस महकमे और मृतक के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। मौके पर एसपी अशोक कुमार मीणा भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल प्रशासन द्वारा तलाश अभियान जारी है। अयोध्या राम मंदिर के गेट पर सामने लगे बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इस बॉक्स में खराबी की शिकायत कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन बिजली विभाग ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। आग लगने के बाद कुछ समय के लिए इलाके की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालु और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने पावर कॉर्पोरेशन पर लापरवाही बरतने और समय पर मरम्मत न करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और लापरवाही के कारणों को खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गढ़वार थाना क्षेत्र में रविवार को भीषण आग ने तबाही मचा दी, जहां बसनावर और आलमपुर गांव में करीब 100 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग की शुरुआत बसनावर गांव से हुई और तेज हवाओं के चलते देखते ही देखते तीनों गांवों में फैल गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना से लगभग 200 किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आग बुझाने के लिए हजारों ग्रामीण एकजुट हुए और ट्रैक्टर से खेत जोतकर तथा झाड़ियों और डंडों की मदद से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम देर से मौके पर पहुंची। फिलहाल जिला प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और प्रभावित किसानों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। बलिया जिले के शिक्षा क्षेत्र सियर के बिलथारा रोड नगर स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में सैकड़ों स्कूली बैग जलने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 400 बैग, जिन पर शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान लिखा था, जलते हुए पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और एक जांच टीम का गठन भी किया गया है। इस टीम में बीईओ और डीसी समेत खुद बीएसए भी शामिल है। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी सियर को टीम से बाहर रखा गया है। बीएसए ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां खकौरा बालू घाट से सनसनीखेज मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खनन माफिया प्रतिबंधित पनडुब्बियों के जरिए नदी से बालू निकाल रहे हैं और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते बालू से भरे डंपर ग्रामीणों के लिए खतरा बने हुए हैं, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि वैध खनन की आड़ में अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है और एनजीटी के नियमों की अनदेखी हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर टीम भेजी गई, लेकिन कार्रवाई से पहले ही पनडुब्बियां हटा ली गई।
वहीं उप जिलाधिकारी श्वेता साहू ने बताया कि जांच में मौके पर ऐसा कोई खनन नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पारिवारिक विवाद ने उस वक्त खतरनाक मोड़ ले लिया जब एक युवक ने खुद को कमरे में बंद कर एलपीजी सिलेंडर खोल दिया, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। ये घटना खोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे के केशव नगर मोहल्ले की है, जहां पत्नी से विवाद के बाद युवक ने ये कदम उठाया। गैस की तेज गंध फैलने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। युवक ने गैस सिलेंडर में ब्लास्ट करने की धमकी भी दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी देर तक समझाने के बाद युवक ने सिलेंडर बंद किया और दरवाजा खोल दिया। पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में भीषण आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, जहां दोहरीघाट थाना क्षेत्र में फरसरा खुर्द गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेतों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 15 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया गया। इस आगजनी से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। महोबा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बिहार के रहने वाले 23 वर्षीय प्रवासी मजदूर बैजनाथ ने फोन पर बात करने के बाद जहरीली पदार्थ सल्फास का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। साथ ही मजदूरों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। एम्बुलेंस से झांसी ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक दरभंगा जिले का रहने वाला था और महोबा में कई वर्षों से मजदूरी कर रहा था। घटना के बाद साथी मजदूरों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। महोबा जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 26 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियान एसपी शशांक सिंह के निर्देशन में चलाया गया, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने सक्रिय भूमिका निभाई। थाना पनवाड़ी पुलिस ने सबसे ज्यादा 7 वारंटी अभियुक्तों को पकड़ा, जबकि शहर कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा चरखारी और अजनर पुलिस थाना 3-3, कुलपहाड़ और कबरई ने 2-2 तथा खरेला, श्रीनगर और महोबंखट थाना पुलिस ने 1-1 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। इस कार्रवाई में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। मैनपुरी जिले में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां किशनी थाना क्षेत्र में ग्राम सोनासी से दिन दहाड़े हो रहे खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि दबंग और भूमाफिया पीड़ित की जमीन पर जबरन खनन कर रहे थे, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद खनन का यह अवैध कारोबार जारी है। पीड़ित द्वारा डायल 112 पर सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल खनन कार्य को बंद कराया गया। हालांकि इस घटना ने प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों में खनन माफियाओं के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 240 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने भी जोरदार प्रयास किया, लेकिन टीम 5 विकेट पर 222 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। मुंबई की ओर से शेरफेन रदरफोर्ड ने शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी मेहनत टीम को जीत दिलाने में नाकाम रही। मैच के दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया, जिससे मुकाबला रोमांचक बना रहा। अंत में आरसीबी की गेंदबाजी ने बाजी मार ली और टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। इस जीत के साथ आरसीबी का मनोबल काफी बढ़ गया है।
भारतीय संगीत जगत के लिए बेहद दुखद खबर है, जहां सुरों की रानी आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें तिरंगे में लिपटकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। 11 अप्रैल 2026 को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 12 अप्रैल को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली। शुरुआत में कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई गई थी, लेकिन बाद में चेस्ट इन्फेक्शन की बात सामने आई। उनके अंतिम संस्कार में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस बीच उनके बेटे आनंद भोसले ने लोगों से अपील की है कि शिवाजी पार्क के आसपास भीड़ न लगाएं। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और संगीत जगत ने एक अमूल्य रत्न खो दिया है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।